मिडल ईस्ट की जंग के बीच भारत के लिए राहत की खबर है। भारत में फिलहाल पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। सरकारी सूत्रों का कहना है कि जब तक कच्चे तेल का दाम प्रति बैरल $130 तक नहीं पहुंच जाएगा, तब तक दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। सरकार ने उम्मीद जताई कि कच्चे तेल की कीमत $100 पर बैरल पर स्थिर हो जाएगी। सरकार ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा दूसरे रास्तों से भी कच्चे तेल की सोर्सिंग तेज कर दी है। भारत के पास एविएशन टरबाइन फ्यूल का भी अच्छा खासा स्टॉक है। सरकार ने साफ किया कि भारत के पास 50 से 60 दिनों का तेल मौजूद है। बेंगलुरु में आज से एक एक कर होटल बंद हो जाएंगे। होटल एसोसिएशन के मुताबिक उन्हें मिलने वाली कमर्शियल गैस की सप्लाई बंद हो गई है, जिसकी वजह से होटल्स बंद करने पड़ेंगे। पुणे कमिश्नर ने गैस की किल्लत की वजह से गैस से चलने वाले कुछ शवदाह गृहों को बंद करने का फैसला किया, जबकि राजस्थान में भी कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई रोक दी गई है। हालांकि भारत सरकार ने एलपीजी की कालाबाजारी को रोकने के लिए बुकिंग टाइम को 25 दिन बढ़ा दिया है। मिडल ईस्ट में जंग का अमेरिका में पेट्रोल की कीमत पर असर दिखने लगा। अमेरिका में रातों रात पेट्रोल की औसत कीमत में 11 सेंट का इजाफा हो गया। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि वो ईरान को तेल के मामले में दुनिया को बंधक नहीं बनाने देंगे। अगर ईरान ने दुनिया को तेल सप्लाई रोकने की कोशिश की तो बहुत बड़ा हमला किया जाएगा। मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव का सीधा असर अब पोलैंड की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। यहां पेट्रोल की कीमतों में एक हफ्ते के अंदर 14% तक का भारी उछाल आ गया है, जिससे आम टैक्सी ड्राइवर्स की कमर टूट गई है। बढ़ती कीमतों की वजह से लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा ले रहे हैं। विपक्ष इसे आने वाले बड़े आर्थिक संकट की आहट बताकर सरकार पर हमलावर है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि तेल की बढ़ती कीमतें पोलैंड में महंगाई का एक नया रिकॉर्ड बना सकती हैं। ईरान युद्ध के चलते वियतनाम में पेट्रोल की कीमतों ने आसमान छू लिया। 22% की भारी उछाल के बाद राजधानी हनोई में पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइन लग गई। हालात यह है कि कई पंपों पर सप्लाई कम कर दी गई है, जिससे लोग घंटों पेट्रोल का इंतजार करते हैं। आम जनता का कहना है कि घंटों इंतजार के बाद भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। जानकारों के मुताबिक तेल की इस किल्लत का सीधा असर अब वियतनाम की पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। मिडल ईस्ट में जारी जंग के चलते दुनिया भर में तेल संकट गहरा गया है। कच्चे तेल के दाम में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर धमकाया। ट्रंप ने साफ कहा कि अगर ईरान ने तेल आपूर्ति रोकने की कोशिश की तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल टैंकरों को नहीं निकलने दिया तो अमेरिकी सेना तेल टैंकरों को निकालेगी। ईरान पर अभी हो रहे हमलों से 20 गुना ज्यादा भयानक हमले करेंगे। फिर से एक देश बनना ईरान के लिए नामुमकिन हो जाएगा। ईरान में जारी जंग के बाद बढ़ते तेल संकट के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूरोप के साथ तेल और गैस के मुद्दे पर सहयोग का भरोसा दिया। पुतिन ने कहा कि रूस यूरोप को तेल और गैस मुहैया करवाने के लिए तैयार है। अगर यूरोप की कंपनी राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर लंबे वक्त के टिकाऊ सहयोग के लिए तैयार है तो हमने कभी इनकार नहीं किया। हम यूरोप के साथ काम करने के लिए भी तैयार हैं और रूस हमेशा एक विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्तिकर्ता देश रहा है। मिडल ईस्ट में ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल की जंग का आज 11वां दिन है। ईरान ने अब अमेरिकी बेस के साथ खाड़ी देशों के तेल रिफाइनरीज को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। सोमवार को ईरान ने बहरीन के बड़ी ऑयल रिफाइनरी बापको पर हमला किया। रिफाइनरी से आग की लपटें उठती हुई नजर आई। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस हमले में रिफाइनरी को काफी नुकसान हुआ है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ईरान का मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस और इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन अटैक लगातार जारी है। जंग के 10वें दिन सेंट्रल इजराइल में ईरानी मिसाइल के धमाके का एक दिल दहलाने देने वाला वीडियो आया, जिसमें खाली सड़क पर एक कार जाती दिख रही है, जबकि सड़क के दूसरी तरफ फुटपाथ पर एक शख्स चल रहा है। तभी एक मिसाइल सड़क पर गिरती है और धमाके के साथ धुएं का गुबार पूरे इलाके में फैल जाता है। फुटपाथ पर चल रहा शख्स गिर जाता है और जख्मी हो जाता है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर लेबनान की तरफ से लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं। सोमवार को दोपहर तेल अवीव में आसमान में अचानक हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए मिसाइल्स नजर आए और पूरा शहर सायरन की आवाज से गूंज उठा। सायरन की आवाज सुनते ही लोगों के बीच अफरा तफरी फैल गई। लोग फौरन शेल्टर्स की तरफ भागते हुए नजर आए। हालांकि इजराइल सेना ने दावा किया कि एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया और ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया गया। संसद में बजट सत्र के दूसरे दिन आज लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। लोकसभा में दोपहर 12:15 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू चर्चा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद, निशिकांत दुबे, अनुराग ठाकुर, जगदम्बिका पाल, तेजस्वी सूर्या और भर्तृहरि महताब सरकार का पक्ष रखेंगे। 2 दिन चलने वाली चर्चा पर गृहमंत्री अमित शाह बुधवार को जवाब देंगे। संसद में बजट सत्र के पहले दिन नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा की मांग की। उनका कहना है कि खाड़ी के हालात पर भारत के स्टैंड को खुद पीएम मोदी को सदन के सामने रखना चाहिए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी घबराए हुए हैं और इसीलिए वो बार बार चर्चा से भाग रहे हैं। यूएस के साथ ट्रेड डील के नाम पर कॉम्प्रोमाइज किया गया और अब ईरान को लेकर उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट की जंग से भारत में आर्थिक तबाही आ सकती है।
वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर तैयारियां तेज हैं। इसे लेकर बनाई गई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक हुई। मीटिंग में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद ने बिल को देश हित के लिए जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि सभी चुनावों को एक साथ करवाने की उन्होंने वकालत की। कमेटी के चेयरमैन पीपी चौधरी ने बैठक की अध्यक्षता की। विधानसभा चुनाव में ओवैसी और तेजस्वी की तकरार खुलकर सामने आई थी, लेकिन अब राज्यसभा चुनाव के लिए दोनों दल हाथ मिला सकते हैं। सूत्रों का दावा है कि आरजेडी ने राज्यसभा चुनाव में समर्थन के लिए एआईएमआईएम से संपर्क किया। बदले में ओवैसी की पार्टी ने बिहार विधान परिषद में एक सीट की मांग रखी। एआईएमआईएम के 5 और बीएसपी के 1 विधायक के बिना आरजेडी का जीतना नामुमकिन है। इसलिए तेजस्वी अब ओवैसी को मनाने की जुगत में लगे हैं। गुरुग्राम के सिधरावली इलाके में बीती रात बड़ा हादसा हो गया। एक निर्माणाधीन सोसाइटी की दीवार गिरने से 7 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 4 अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि इस हादसे के वक्त मजदूर दीवार के पास काम कर रहे थे, तभी अचानक दीवार भरभराकर गिर पड़ी। खबर मिलने के बाद पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और अब हादसे की वजहों की जांच भी की जा रही है। आउटर नॉर्थ दिल्ली में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में पुलिस ने बवाना हत्याकांड के 2 आरोपी इरफान और ऐश्वर्य पांडे को धर दबोचा। मुठभेड़ में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। घायल अवस्था में दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आरोपियों ने पुलिस पर गोलीबारी कर भागने की कोशिश की थी। जवाब में पुलिस की फायरिंग में दोनों घायल हुए। दोनों तरफ से करीब 11 से 12 राउंड गोलियां चली। दिल्ली के मदनगीर भूमिया के में एक बीती रात फायरिंग की वारदात से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि कुछ हमलावरों ने एक युवक की गोली मार दी। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, उसका इलाज वहां चल रहा है। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले दर्ज कर तफ्तीश कर रही है। इंदौर के बाड़गंगा इलाके में एक निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से 2 मजदूर घायल हो गए। खबर मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों को मामूली चोटें आई हैं और दोनों पूरी तरह ठीक है। पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। इंदौर के रिंग रोड इलाके में एक ट्रैवल कंपनी की वर्कशॉप में आग लग गई, जिसकी वजह से एक बस और गोदाम जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। आग से काफी नुकसान की जरूर खबर है। फिलहाल हादसे की वजहों का पता लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र के भिवंडी में गोदाम में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की खबर पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू हुई। बताया जा रहा है कि फल बाजार के पीछे रखे कचरे से आग फैलनी शुरू हुई और देखते ही देखते उसने गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। गुरुग्राम के सिधरावली इलाके में बीती रात बड़ा हादसा हुआ। एक निर्माणाधीन सोसाइटी की दीवार गिरने से 7 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 4 मजदूर घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त मजदूर दीवार के पास काम कर रहे थे, तभी अचानक दीवार भरभराकर गिर पड़ी। खबर मिलने के बाद प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। हादसे की वजहों की जांच भी की जा रही है। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में घी का टैंकर पलटने से बड़े पैमाने पर घी सड़क पर फैल गया। अब लोगों के बीच इसे लूटने की होड़ मच गई। जो भी मौके पर पहुंचा अपनी बाल्टी, अपनी चीजों में वो घी लूटने लगा। इस हादसे में ड्राइवर और क्लीनर को मामूली चोटें आई हैं। ड्राइवर का टैंकर से कंट्रोल खो जाने की वजह से यह हादसा हुआ। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में गुरु तेग बहादुर जी के कार्यक्रम को लेकर भारी बवाल हो गया। प्रोग्राम में आरएसएस नेता बनवीर राणा को चीफ गेस्ट बनाने पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। एबीवीपी की तरफ से सेमिनार में आरएसएस नेता को इनवाइट किया गया था, जिस पर स्टूडेंट्स यूनियन ने कड़ा एतराज किया। हंगामा करने वालों से पुलिस की झड़प भी हुई, जिसके बाद 25 से 30 छात्रों को डिटेन कर लिया गया। दिल्ली दंगे के मामले में साजिश का आरोपी शर्जील इमाम 6 साल बाद जेल से बाहर आएगा। दिल्ली कोर्ट ने उसे 10 दिनों की अंतरिम बेल दी है। भाई की शादी और बीमार मां के इलाज को लेकर राहत दी गई है। 2020 में दिल्ली में दंगों के मामले में शर्जील इमाम पर कई केस चल रहे हैं। देशद्रोह और यूएपीए जैसे गंभीर मामलों को लेकर उसके खिलाफ जांच जारी है। यूपी में शंकराचार्य विवाद गहराता जा रहा है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने प्रयागराज के पॉक्सो कोर्ट में अर्जी दाखिल कर अवी मुक्तेश्वरानंद को विदेश जाने से रोकने और उनकी गौ यात्रा पर बैन लगाने की मांग की। सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। बटुकों से यौन शोषण के आरोपों पर पहले से ही जांच चल रही है। 2019 में मिस इंडिया अर्थ का हिस्सा रही पुणे की सयाली सुर्वे ने हिंदू धर्म में वापसी कर ली है। उन्होंने अपने ससुराल वालों पर टॉर्चर और जबरन धर्मांतर करवाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि मैं अपने 4 बच्चों के लिए 10 साल तक जुल्म सहती रही। पुलिस से शिकायत करने के बाद भी कोई मदद नहीं मिली, लेकिन हिंदू संगठनों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। कन्याकुमारी में एक साथ सैकड़ों कछुओं को समंदर में छोड़ा गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे बेबी टर्टल्स को एक साथ समंदर में छोड़ा गया। समंदर की रेत पर उतरते ही कछुओं की चहलकदमी तेज हो गई। वो तुरंत समंदर की तरफ बढ़ गए। आपको बता दें कि ये सभी कछुए हाल में अंडों से बाहर आए हैं।
कुछ दिन की निगरानी के बाद इन्हें समंदर में छोड़ दिया गया है।